हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक तत्व के हाइड्रोजन समूह के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन परिवार, हाइड्रोजन समूह। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, बहुत सारी जानकारियां हैं, बेहतरीन जो है टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन तत्वों में सबको पता है 17वें समूह का तत्व बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं? 17वें समूह का तत्व। तो 17वें समूह के तत्व में आपका जो तत्व है वो है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। एस्टाटीन बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन का जो होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 9 परमाणु क्रमांक, 17 और 17 में फिर 18 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 35। 35 में फिर 18 जोड़ दीजिए, 8 5 13 की 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 53 और 53 में 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85। तो इसका हो जाता है हमारा क्या चीज? 85। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या चीज? परमाणु क्रमांक। ये याद करने रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखा सकते हो भैया। 2 8 8 18, ठीक है, 18 32 इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझते हो, जानते हो तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कि इसको हाइड्रोजन क्यों कहते हैं। हाइड्रोजन जो है 2 वर्ड से है, हेलो और प्लस, हेलो प्लस जन। ये एक्चुअल में दोनों के दोनों वर्ड जो है वो ग्रीक के वर्ड है। किसके वर्ड है? ग्रीक शब्द है। और ग्रीक शब्द में हेलो का अर्थ होता है आपका, और जन का अर्थ होता है, हेलो का अर्थ होता है लवण और जन का अर्थ होता है बनाने वाला, बनाने वाला। ठीक है, तो ये जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब ये थोड़ा सा अपवाद रहता है ना। सबसे नीचे वाला, सभी समूहों में सबसे नीचे वाला तत्व अपवाद रहता है। क्यों रहता है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जितने दिख रहे हैं मेन हाइड्रोजन हमारी इतने ही है, ये अपवाद है। तो ये जो है सबके सब क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। इसीलिए लवण जो है बनाने वाले तत्वों को ग्रीक भाषा में लवण को हेलो और बनाने वाले को जन कहते हैं। इसलिए इसको हम जो है पूरे को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। अगर आप डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है आजकल तो कॉमन हो गया है, ट्रिक है ना भाई, आपको ढेर सारे ट्रिक्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं जिस ट्रिक को फॉलो करता हूं वो है आपका, ठीक है, अपना फ्यूचर क्लियर ब्राइट इंडिया, फ्यूचर क्लियर ब्राइट इंडिया, एती। एती, ठीक है, एती का अर्थ होता है, ये एक भाषा का शब्द है, छत्तीसगढ़ी भाषा का, इधर। ठीक है, तो अब इधर जो है आने वाले समय में हमारा जो इंडिया है उसका फ्यूचर क्लियर और ब्राइट रहने वाला है। तो फ्यूचर क्लियर ब्राइट इंडिया, एती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर इनके बारे में ढेर सारी जानकारियां, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, आवर्ती गुण एवं ट्राई करेंगे कि अगर संभव हो पाता है तो आज ही हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको अंतर हाइड्रोजन कहते हैं वो भी पढ़ ले, अगर संभव हो पाता है तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं निकालूं तो वो होगा NH2 NP, क्या हो जाएगा जी? 7। NP7 कैसे होगा यार? NP5। ठीक है, रीजन क्या है? NH2 NP5 क्यों लिखा मैं? क्योंकि आप फ्लोरीन का भर के देखिए, 1H2 2H2 2P5 9 होता है। क्लोरीन का भरेंगे तो 1H2 2H2 2H2 2P6 3H2 3P5 ये होगा। तो लास्ट वाला देखिए, ये क्या है? ये आंतरिक कोश है, ये आंतरिक कोश है डियर स्टूडेंट, ये आंतरिक कोश है। जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है वो आंतरिक कोश है। बाह्य कोश में देखेंगे तो ये बाह्य कोश है, ये और ये बाह्य कोश है। तो बाह्य कोश में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो है 2H2 और 2P5, 3H2 3P5। तो यहां जब आओगे आप तो ये क्या आ जाएगा? 3 के बाद आ जाएगा 4H2 4P5। यहां जब आएंगे तो आ जाएगा हमारा, ये तो 4H2 के बाद 3D आता है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपका 4H2 3D10। ठीक है, यहां आ जाएगा 5H2 3D10 और 5P5 आ जाएगा। यहां जब आप भरोगे तो यहां F भी आएगा, बट लास्ट जो हमारा रहेगा मेन वो हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6H2 6S 6P5। तो ये कॉमन है, इसलिए हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NH2 NP5 के रूप में लिखते हैं। इतना समझ में आ गया?
जानकारी प्लस चीजें जो है वो ये है कि फ्लोरीन को हम लोग बोलते हैं सुपर हाइलोजन। क्या बोलते हैं? सुपर हाइलोजन कहते हैं, अत्यंत क्रियाशील। और एस्टेटिन जो है एक ऐसा तत्व है डियर स्टूडेंट जो कि ये इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। रीजन क्या है मैं बता रहा हूं, ये अपवाद क्यों है वही सुन लीजिए। ये अपवाद इसलिए है क्योंकि ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व समझते हो कि नहीं? जो हर समय अल्फा बीटा कण, सूक्ष्म कण, पार्टिकल्स रिमूव करते रहते हैं अपने में से। रेडियम, फ्रांसीसियम, ठीक है, थोरियम, यूरेनियम, प्रोटेक्टियम, सब ये सब क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। तो वैसे ही एस्टेटिन जो है हमारा वो भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है। और इसकी बारे में जानकारी ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अर्ध आयुकाल, मतलब इसका अस्तित्व इतना कम समय होता है, इसका अर्ध आयुकाल इतना कम समय रहता है कि उसमें इसकी ज्यादा गणना नहीं की जा सकती, इसके ज्यादा यौगिक नहीं बनते, ये ज्यादा जो है कोई क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है एस्टेटिन। अब बात करते हैं प्राप्ति, ये कहां कहां प्राप्त होते हैं वो देख लेते हैं। तो प्राप्ति के रूप में ऑकरेंस जो है आपका याद रखिएगा, ये सब के सब क्या है? लवण बनाने वाले हैं। तो फ्लोरीन जो है इसका अयस्क पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। फ्लोरीन का जो है किस किस के फॉर्म में पाया जाता है? तो फ्लोरीन जो है एक पाया जाता है आपका क्रायोलाइट, क्रायोलाइट ये बहुत बार पूछा जाता है, क्रायोलाइट। और दूसरा होता है फ्लोस्फार। क्या? फ्लोस्फार। तो क्रायोलाइट का जो सामान्य सूत्र है वो Na3Al(F6), याद रख लीजिएगा, रट्टा मान लीजिए। ठीक है, मैं देख चुका हूं ये जो है आपके कई बार बड़े कंपटीशन एग्जाम, मतलब जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कई बार, और कई बार आपके बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स वगैरह में भी आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो इसको रट्टा मान लीजिए आप लोग। फ्लोस्फारा का जो सूत्र होता है ये होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार सोडियम का क्लोरीन का, तो क्लोरीन का सबको पता है यार, सोडियम क्लोराइड, नमक, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका जो है हमारा पाया जाता है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड एस्को के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार पाया जाता है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है, आयोडीन अणु के रूप में, उसके साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। लेकिन ये सब नहीं पूछे जाते, आता है तो वो कौन आता है? फ्लोरीन के अयस्क। ये जो है क्रायोलाइट और फ्लोस्फार नाम से आता है भाई, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये कॉमन है, सबको पता है। और इसको तो बता दिया मैं, इसका अस्तित्व ही बहुत कम टाइम के लिए रहता है, इसलिए उसका हम लोग जो है, ये अपवाद है यार। ठीक है, हाइड्रोजन में मात्र इतने ही आते हैं। और एक्स मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि हाइड्रोजन तत्वों को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियां। इतना कुछ आपको समझ में आया अच्छे से। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या चीज, इनका आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आवर्ती गुण कुछ इस प्रकार है कि आपका हमारा जो फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्यूचर, क्लियर, ब्राइट, इंडिया, एती, ठीक है, तो इसमें ये जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, इट इज अ फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, ये रहता है आपका द्रव के रूप में, और ये दोनों रहते हैं ठोस के रूप में। और ये चारों के चारों क्या है? अधातु है। और लास्ट में जो आपका ये जो दिख रहा है वो क्या है? धातु है। तो ये हो गई इसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। ठीक है, और भौतिक अवस्था के साथ साथ क्या चीज? धात्विक प्रकृति, धात्विक प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार एक छोटा सा जानकारी। इसके बाद देखते हैं इसका आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। तो आयनिक त्रिज्या किस रूप में रहता है ये देखिए। आप सबको पता है कि हम जब बाएं से दाएं ओर चलते हैं, ठीक है, 11 नंबर से, मतलब सोडियम से लेकर के क्लोरीन की ओर चलेंगे, ठीक है, समूह 1 से लेकर के समूह 18 की ओर चलते हैं, 17 की ओर चलते हैं, तो आपका प्रभावकारी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण उसका परमाणु क्या होता है? संकुचित होने लगता है। ठीक है, परमाणु संकुचित होने के कारण वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है।
क्योंकि एक ही आवर्त में सभी तत्वों की कक्षा की संख्या समान होती है, किंतु प्रभावकारी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण उसका परमाणु क्या हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है। तो पूरे आवर्त में सबसे छोटा परमाणु आकार वाला जो तत्व है वो सबके सब क्या है, हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर से नीचे आने पर। तो ऊपर से नीचे आने पर मतलब फ्लोरीन से एस्टेटिन तक आने पर हम सबको पता है कि यहां हमारे केवल 2 ही कक्षक होते हैं। यहां 3 कक्षा हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 कक्षा, इसमें 6 कक्षा होते हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर कक्षकों की संख्या वृद्धि होती है, जिसके कारण इसका आयनिक आकार या इसका परमाणविक आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो इतना छोटा सा आपको लिखना है आयनिक त्रिज्या में। परिभाषा वगैरह सबको पता है यार, उसके नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की दूरी को उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यदि उसमें से एकाक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या डाल दिया, ठीक है, तो फिर जो उसकी आयनिक त्रिज्या बनती है तो वो भी जो है नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की दूरी ही होती है। इसके बाद बात करते हैं डियर स्टूडेंट, वो है आयनन त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, या इसी को हम लोग आयनन विभव बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी इकाई होती है। तो वो क्या होता है, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो लगी ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आप सबको पता है यार कि सबसे छोटा जिसका परमाणु आकार होता है और नाभिक की आवेश ज्यादा होता है उसकी आयनन ऊर्जा उतना ही अधिक होता है। रीजन क्या होता है कि उसका आकार छोटा होने के कारण वो नाभिक के पास में होता है और नाभिक की आवेश ज्यादा होने के कारण उसको वो स्ट्रिक्टली पकड़ के रखता है। समझ में आ रहा है? तो पकड़ के जब रखा हुआ है तो उसको हमको निकालने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। तो सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा होता है, यदि हम बात करें समूहों में, तो वो सबसे ज्यादा होता है आपका 18वें समूह के तत्वों का। कारण क्या है, क्योंकि वो स्थायी होते हैं, ठीक है, स्थायित्व होते हैं, इसलिए उसका सबसे ज्यादा होता है। लेकिन उसको छोड़कर यदि उसको हम अपवाद कह दें और उसको छोड़ दें तो सबसे ज्यादा फिर केस का हो जाएगा आपके हाइड्रोजन तत्वों का हो जाता है, क्योंकि सबसे छोटा आकार पूरे आवर्त सारणी में इन्हीं समूह का होता है। सबको समझ में आ गया अच्छे से? और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इसकी आयनन ऊर्जा घटेगी। रीजन क्या है, क्योंकि आकार बढ़ने के कारण जो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी वो बढ़ जाएगी। तो नाभिक से बाह्यतम कोश की जब दूरी बढ़ेगी, मतलब बाह्य इलेक्ट्रॉन का दूरी जब बढ़ जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ऊर्जा नहीं लगेगा जितना ये पास के इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो ये मान के चलिए फ्लोरीन का, यदि ये फ्लोरीन का है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आपके चौथे नंबर का ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो ये मुझे बताओ, नाभिक से इसको निकालना आसान होगा कि इसको निकालना आसान होगा? क्योंकि ये नाभिक है भाई, धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो ऋण को धन पकड़ के रखा है, तो इसको निकालने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसलिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, उसका आयनन विभव जो है वो घटने लगता है। सब कुछ समझ में आया? अब बात करते हैं क्या, आयनन ऊर्जा के बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है डियर स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में मुक्त हुई ऊर्जा, या एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने में, मतलब देने में नहीं, वो देगा नहीं, वो ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो मुक्त हुई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो ये कैसे होता है ये सुनिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता। ठीक है, ऋण विद्युता, चलिए पहले ऋण विद्युता के बारे में बता देते हैं। ऋण विद्युता क्या होती है, साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, क्या है, ऋण विद्युता है ना भाई। तो ऋण विद्युता सबसे ज्यादा जो होती है, सबसे ज्यादा पूरे आवर्त सारणी में, वो होती है आपका फ्लोरीन का। किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। अब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का नहीं होता, ऑक्सीजन का होता है, याद रखिएगा। तो फ्लोरीन का ऋण विद्युता सबसे अधिक होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। रीजन क्या है, सबसे छोटा परमाणु आकार, प्रभावकारी आवेश सबसे उच्च, इस कारण इसकी ऋण विद्युता सबसे हाई होती है। और ऊपर से नीचे आने पर जो ऋण विद्युता है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है, क्योंकि ये उतने शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आकार इसके रिस्पेक्ट में अधिक है। समझ में आ रहा है, ये होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इसमें भी हमारा फ्लोरीन का होना चाहिए। क्यों, आयनिक जो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो भी ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ठीक है। और ये भी कुछ उसी प्रकार है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में मुक्त हुई ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा शीघ्रता से, भाई जिसकी आकार छोटी होगी नाभिक की आवेश ज्यादा होगा। लेकिन यहां थोड़ा सा परिवर्तन आता है, प्लीज डियर स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए। क्या, यहां फ्लोरीन की ऋण
इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक नहीं होती, क्लोरीन की होती है। रीजन क्या होता है कि क्लोरीन फ्लोरीन का आकार ज्यादा ही छोटा हो जाता है, जिसके कारण वो आने वाले बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? इस कारण होता है उसका जो है थोड़ा सा कम होता है आपका क्या चीज, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जबकि क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण उसके पास बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ऑर्बिटल्स होते हैं, उपकोष होते हैं, स्थित होते हैं, इसलिए वो जो है इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अतः क्या करेगा, किसका अधिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारा क्लोरीन का अधिक हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन में आप सबको पता है 3s2 3p5 होगा, और आगे चलोगे तो इसी में 3d कक्षक भी आता है जो पूर्णतः रिक्त है, जिसमें वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रख सकता है। समझ में आ रहा है? जबकि हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो 2s2 एंड 2p2 आएगा, इसमें 2d नहीं होता, याद रखिए 2d नहीं होता है। होता है क्या? हाँ, कोई नया महान वैज्ञानिक अगर कोई पैदा हो गए होंगे तो फिर बता सकते हैं, उसके नाम की घोषणा अति शीघ्र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आया अच्छे से? चलिए अब इसका देखते हैं भौतिक गुण। बंध की प्रकृति या परमाणुकता, पहले देखिए परमाणुकता। तो परमाणुकता, तो ये जो है डियर स्टूडेंट पूरे हाइड्रोजन तत्व द्विपरमाणुक होते हैं जो एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं इस प्रकार। और बाकी सबको पता है ये तो चीज है ना। 7 होता है बाह्यतम कोश में, तो 2 4 2 6 1 7 इस प्रकार। ठीक है, चाहे क्लोरीन की बात करें तो भी ये इसी प्रकार हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बंध बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, एवं द्विपरमाणुक होते हैं। आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं। दूसरी बात करें तो इसकी क्वथनांक एवं गलनांक देख लेते हैं। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर होता क्या है कि इसकी आकार बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ वंडर वाल्स बल प्रबल होते जाता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक एवं गलनांक समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड देखें हम, तो थर्ड कुछ इसका है कि बंध की प्रकृति। तो बंध की प्रकृति, इसमें 2 प्रकार का बंध पाया जाता है। 2 प्रकार का बंध पाया जाता है, एक होता है आयनिक बंध और एक बनाता है ये सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध तो आप ऊपर देख चुके हो, स्वयं के साथ जो बंध बनता है ना, सहसंयोजी बंध तभी रहेगा यार। और इनकी ऋण विद्युता और इलेक्ट्रॉन विद्युता उच्च है, तो दूसरे के साथ तो ये सहसंयोजी बंध बना ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इनको इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं ये लोग, है ना, खींच लेंगे, तो फिर वो सहसंयोजी कैसे रह जाएगा? तो आयनिक बंध बन जाएगा। इसलिए इसमें 2 प्रकार का बंध पाया जाता है, तो आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं जी? सहसंयोजी बंध कहते हैं जब दोनों की, अब ऐसा कोई तत्व नहीं है कि दोनों का एकदम बराबर इलेक्ट्रॉन बंधुता या ऋण विद्युता बराबर हो, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। इसलिए सहसंयोजी बंध हमेशा स्वयं के साथ ही जनरली बनता है। कुछ तत्व है जो दूसरे के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्वयं के साथ बना हुआ जो बंध है वो सहसंयोजी बंध है। ठीक है, इस प्रकार। लेकिन अगर क्लोरीन का हम सोडियम के साथ बना देते हैं तो ये कौन सा बंध बन जाता है? ये आयनिक बंध बन जाता है। रीजन क्या है? आयनिक बंध इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर के इधर आ जाता है और इसमें आंशिक रूप से ये आ जाता है धन आयन और ये ऋण आयन, इसलिए आयन आ गया तो आयनिक बंध कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो है 2 प्रकार के बंध बनाते हैं, आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध। चौथी बात करें डियर स्टूडेंट तो विलेयता देख लीजिए, विलेयता। ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण सुपर हाइड्रोजन, ठीक है, अधिक क्रियाशील होने के कारण जल में विलय है, एवं इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे जो हाइड्रोजन तत्व है वो जल में अल्प विलय है। समझ में आ गया? तो ये कुछ इसकी जो है हो गई भौतिक गुण। अब देखते हैं इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण देख लेते हैं।
ऑक्सीकरण अवस्था, और यही तो सबसे मेन है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 16वें समूह में, लेकिन अगर नहीं समझ में आया होगा तो 17वें समूह में ध्यान से सुन लो क्या है बता रहे हैं। 17वें समूह के हाइड्रोजन तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने से, अब इधर सुनिएगा, अपने से कम ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ संयोग कर, अपने से कम ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ संयोग कर ये धनात्मक, चलिए इधर देखते हैं, ऐसा समझाऊंगा तो समझ में आएगा शायद आप लोगों को। ये देखिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। अब देखिए, ये देखते हैं क्लोरीन फ्लोराइड, ठीक है। इसका डियर स्टूडेंट आप सबको पता है फ्लोरीन है, इसकी ऋण विद्युतीयता अधिक होगी, तो ये क्या बना लेगा, क्लोरीन का अगर आपको ज्ञात करना है तो फ्लोरीन का होता है -1, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या आ जाएगा यहाँ पे +1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये अपने से धन विद्युतीय तत्व के साथ संयोग कर, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। अब आप क्लोरीन का ज्ञात करना चाहोगे तो क्लोरीन का कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सोडियम का क्या होता है +1 होता है कि नहीं, तो प्लस क्लोरीन, तो यहां पे हमारा जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा क्लोरीन का हो गया ऋणात्मक, हुआ कि नहीं। तो ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ, अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ होने पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था एवं अपने से कम ऋण विद्युतीय तत्व के साथ होने पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन केवल और केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन केवल और केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे कैसे, आपको इसमें ज्यादा समझ में आता है यार। फ्लोरीन का होता है 9, होता है 1s2 2s2 2p5, हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसको तो छोड़ दीजिए, बाह्यतम कोश जो है आपका ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में हो गया, मतलब 2s में हो गया, ठीक है। और 2p में हो जाएगा हमारा 3, कितना है 5 है। तो ये इस प्रकार से हो गया, सबको समझ में आ रहा है। तो ये बाह्यतम कोश क्या है, एक खाली है। लेकिन ध्यान रखिए, ये फ्लोरीन अगर जिसकी हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है +1, तो जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो -1 प्रदर्शित कर दिया, किया कि नहीं। और इससे कम ऋण विद्युतीय तत्व तो कोई है ही नहीं, है क्या, कोई बता दो मुझे। क्लोरीन तो नहीं है भैया, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है, ऋण विद्युतीय ज्यादा नहीं है, इसलिए केवल -1 शो करेगा। ये केवल -1 शो करेगा, एकदम मतलब ये वाला कंसेप्ट है यहाँ, समझ रहे हो। अब इसके बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की होती है 17, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, 2 ही बनाना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन मत लो आप। 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, इतना तो छोड़ दीजिए आप, क्यों, ये आंतरिक कोश है, इससे कोई मतलब रहता नहीं हम लोगों का, ये रहता है इतना से मतलब। अब ये देखिए, ये 3s में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है 3p में। और इसके आगे डियर स्टूडेंट आप सबको पता है 3s2 3p5 के बाद 4s2 आएगा, उसके बाद 3d10 आएगा। तो 3d10 जो है वो वास्तव में क्या है, वो भी तो बाह्यतम कोश है 3 कक्षा का, है कि नहीं। 3d10 तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका मुख्य क्वांटम संख्या क्या है 3 है, मतलब वो भी क्या है तृतीय कक्षा का एक उपकोश है, डी जो है, तो तृतीय कक्षा का उपकोश है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए हैं। 17 है तो 17 तो यहां तक भर गया, अब इसमें हम क्यों जबरदस्ती भरेंगे, नहीं भरेंगे ना। लेकिन वो क्लोरीन के पास उपस्थित रहता है इस प्रकार से, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्लोरीन आपका कितना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। सबसे पहले ये देखिए, क्लोरीन जो है सोडियम के साथ करेगा तो ये +1 होता है, अर्थात -1 प्रदर्शित करेगा। क्लोरीन जो है -1 प्रदर्शित कर रहा है, वेरी गुड। क्लोरीन जो है फ्लोरीन के साथ, ये ठीक है फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड, तो इसके साथ ये क्या करेगा +1 प्रदर्शित करेगा यार, क्योंकि एक जो है यहां पे फ्लोरीन आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है, तो +1 शो करेगा, वेरी गुड। अब देखिए डियर स्टूडेंट और क्या क्या प्रदर्शित कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब कितना हो गया बताइए, यहां आ गया तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये जो है यहां आ सकता है, तो अब कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये जो है कूद करके यहां आ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, +7। ठीक है, ये संयोजकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संयोजकता हमेशा इसकी एक ही रहेगी, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है, संयोजकता एक होती है। संयोजकता हमेशा कांस्टेंट रहेगी इसकी, वो होती है 1, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है, इसलिए मैं बोला परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यह है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। सबको समझ में आ गया? तो इस प्रकार अब बात कर लेते हैं इसकी ऑक्सीकारक गुण की। ऑक्सीकारक गुण तो भैया आप सबको पता है कि हाइड्रोजन तत्वों का परमाणु आकार छोटा एवं नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है कि नहीं? होती है। और आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, सॉरी यार मैं गलत बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना आपका अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो ये क्लोरीन होता है, मतलब क्लोरीन होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो एक अच्छा क्या होता है, ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिखिएगा ऑक्सीकारक, आप इतना लिखिएगा बस कि हाइड्रोजन तत्वों की का आकार छोटा एवं नाभिकीय आवेश उच्च होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात ये एक अच्छे जो है ऑक्सीकारक होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड। अब देखते हैं इसके हाइड्राइड। क्या देखते हैं? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट, सुनिए, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। अब देखते हैं ऊपर से कहां से, फ्लोरीन से आते हैं। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ ठंडे में क्रिया कर लेता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड ठंडे में, मतलब अंधेरे में एवं ठंडे में क्रिया कर लेता है। पता है इतना क्रियाशील होता है फ्लोरीन, बहुत फास्ट क्रियाशील होता है, इसलिए ये जो है आपका अंधेरे में ही क्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है। लेकिन बात करेंगे जब फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है डियर स्टूडेंट हमारा, क्लोरीन जो है ठंडे में क्रिया नहीं करता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कम से कम सूर्य रोशनी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। कम से कम किसकी? सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब जाकर के क्रिया करता है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या हो जा रही है? घट जा रही है। हाइड्रोजन क्लोराइड, समझ में आ गया? इसके बाद जो आता है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन और थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। क्या चीज? इसको जो है हम गर्म कराना पड़ता है। यह सूर्य प्रकाश में क्रिया नहीं करता, इसको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने पर यह क्रिया करता है, 2HBr बनाता है। और इसके बाद जो आता है हमारा आयोडीन, तो आयोडीन जो है वह सिर्फ गर्म करने से काम नहीं चलता, उसके लिए हमको क्या लगता है? कैटेलाइस्ट लगता है, मीन्स दैट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो उत्प्रेरक भी रखोगे और गर्म भी करोगे, तब जाकर के क्या बनाता है? ये 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। लेकिन इसकी क्रियाशीलता आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है? घट रही है। घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम, समझ में आ रहा है? तो ऊपर से नीचे आने पर इसकी जो क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति जो क्रियाशीलता है वो घटती जाती है। ठीक है, आप देखो ना, ये ठंडा में अंधेरे में ही रिएक्शन कर लिया, इतना फास्ट रिएक्शन है ठंडा अंधेरे में। क्योंकि किसी भी चीज को क्रियाशील होने के लिए क्या होना पड़ता है? थोड़ा सा प्रकाश की, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी कहां से मिलता है? प्रकाश, सूर्य प्रकाश से मिलेगा विकिरण के रूप में, या तो ताप से मिलेगा मेरे भाई, या तो संकीर्ण ऊर्जा को घटाने का काम कौन करता है? उत्प्रेरक करता है ना? तो जो है क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये जो ठंडे में ही क्रिया कर लेता है, अंधेरे में ही क्रिया कर लेता है, मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसको गर्म कराना पड़ता है। इसको गर्म कराने पर कुछ नहीं होता, उत्प्रेरक डालना पड़ता है, तब जाके क्रिया करता है। तो यह है हमारे इसके हाइड्राइड। अब इन्हीं हाइड्रोजन हाइड्राइड का, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्राइड, हाइड्रोजन
हाइलाइड का हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, गुण देखते हैं। तो भौतिक अवस्था, इसमें डियर स्टूडेंट भौतिक अवस्था में देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार हमने 15वें समूह में नाइट्रोजन को देखा था, है ना, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया था, अमोनिया बनाया था, जो कि द्रव अवस्था में था। उसके बाद हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखा 16वें समूह में, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जल बनाया, जो कि द्रव अवस्था में है। उसी प्रकार यहाँ भी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। रीजन क्या है कि फ्लोरीन जो है हमारा एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन एक धन विद्युतीय तत्व है। तो इनके मध्य क्या बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध हमेशा ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन बंध बनने के लिए एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण आप ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बता रहे हैं आपको कि भौतिक अवस्था में हाइड्रोजन के हाइड्राइडों में केवल हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका कारण फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार होने के कारण इसकी ऋण विद्युतता उच्च होती है, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, अतः यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी आपके हाइड्राइड हैं वे, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ये सभी के सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसका क्वथनांक एवं गलनांक का। तो क्वथनांक और गलनांक मैं आपको पहले बता चुका हूं डियर स्टूडेंट, दो चीजों पर डिपेंड करता है। कि दो चीजों पर, कौन कौन सी चीज, एक तो परमाणु आकार है, ठीक है, और दूसरा होता है उसका बीच का बंध। ठीक है, बंध और परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने से उसका वंडरवाल्स बल जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, और परमाणु आकार बहुत छोटा है यदि, तो उसमें क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है एक द्रव अवस्था में है, और आप सबको पता है द्रव और गैस, भाई द्रव को गर्म करने पर गैस बनता है, तो उसका सघनता ज्यादा है, इसलिए वो द्रव अवस्था में है। समझो बात को। और उससे भी ज्यादा सघन होता है तो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ठोस का आपका क्या होगा, ठोस का क्वथनांक गलनांक और सबसे ज्यादा उच्च होगा कि नहीं होगा। तो इस कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक प्रबल बंध पाया जाता है जो कि द्रव अवस्था में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। और जैसे ही इसके बाद हम बढ़ते जाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की ओर, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड से ज्यादा हाइड्रोजन ब्रोमाइड की होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की उससे भी अधिक होगी। और इसके बाद यदि एस्टाटाइन तो हमारा हाइड्रोजन में नहीं आता, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो ये देखिए इसका ज्यादा है, लेकिन इधर जब बढ़ रहा है तो परमाणु आकार बढ़ने के कारण उसका जो है अंडरवाल्स बल बढ़ने लगता है, जिसके कारण इधर हमारा जो है, और तीनों के तीनों गैसीय फॉर्म में है, ये केवल द्रव अवस्था में है। तो समझ में आ गया। इसी प्रकार ऊष्मीय स्थायित्व की बात करें डियर स्टूडेंट, ऊष्मीय स्थायित्व की बात करें तो ऊष्मीय स्थायित्व जो होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से लेकर के आपका इसका ज़्यादा होगा, बाकी इसी प्रकार सेम इसी प्रकार आपका इसमें ऊष्मीय स्थायित्व पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि आप बात करें किस चीज़ का, अपचायक प्रवृत्ति का, तो सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन को जो मुक्त करता है वो एक प्रबल अपचायक होता है। तो अपचायक प्रवृत्ति जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, मतलब जैसे ही हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके हाइड्राइड का अपचायक क्षमता बढ़ते जाता है। क्यों, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बंध बना हुआ है, तो उससे हाइड्रोजन को निकालना ज्यादा कठिन होगा अपेक्षाकृत हाइड्रोजन आयोडाइड से। हाइड्रोजन आयोडाइड में ठीक है बड़ा आकार है, तो वीकली आपका जुड़ा हुआ है कौन, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो यह कारण है आपका अपचायक का। चलिए अब देखते हैं इसके ऑक्साइड। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो है सभी हाइड्रोजन, ठीक है एक अपवाद है बताऊंगा कौन सा, तो ऑक्सीजन के साथ सभी हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। किंतु फ्लोरीन की आप लिखेंगे ऐसा, किंतु फ्लोरीन की ऋण विद्युतता ऑक्सीजन से अधिक होता है, इस कारण फ्लोरीन ऑक्सीजन से क्रिया करके फ्लोराइड बनाता है। अरे ऐसा कुछ जानते हो ना सब लोग, हम इसको क्या बोलते हैं बताओ तो मुझे, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्लोराइड जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में इधर रहता है ना, उसको
आइड यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इसको क्या पढ़ोगे बताओ मुझे। हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं भाई? मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अब इसको क्या पढ़ोगे बताना मुझे, किसको क्या पढ़ोगे? ये ऐसे ये रहेगा कि ये रहेगा, ये बताइए मुझे पहले आप, कौन रहेगा इसमें? ऐसा कौन बनाएगा बताओ, क्या नाम है इसका? ये भैया मेरे ऐसा नहीं संभव है। रीजन क्या है? इसकी ऋण विद्युता इसकी अपेक्षा अधिक है, तो ये संभव है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। और इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड, समझ में आ रहा है? फ्लोराइड ऐसा ये है। इसी प्रकार मैं क्या बताया आपको, ऑक्सीजन के साथ, तो ये कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ ये हमारा कुछ ऐसा बनाएगा, ये देखिए। लेकिन क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन कैसे बनाएगा? ये बनाएगा, ऐसा बनाएगा क्लोरीन, ये बनाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, ये क्योंकि यहां फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो ये ऐसा बनाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरीन ऑक्साइड और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्लोरीन ऑक्साइड। तो ये डिफरेंट है इन दोनों में, समझ में आ रहा है? हमेशा राइट साइड में हम अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को रखते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसके ऑक्सी अम्ल, क्या चीज? ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल। तो इसके ऑक्सीकरण अंक के आधार पर देखिए कैसे कैसे बनेगा ये, +1 +3 +5 +7, इतना को देख लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट अम्ल में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बता रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं हैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हैलिक अम्ल। इसको बोला जाता है पर हैलिक अम्ल, पर हैलिक अम्ल, हैलिक अम्ल, ठीक है। अब हैलिक की जगह में अब क्लोरीन रहेगा तो आप क्या बोलोगे? क्लोरिक अम्ल बोलोगे, पर क्लोरिक अम्ल बोलोगे। अगर फ्लोरीन रहेगा तो पर फ्लोरिक अम्ल बोलोगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमिक अम्ल बोलोगे, समझ में आ रहा है? हैलिक की जगह में इसको बोलते हैं हैलस अम्ल। क्या बोलते हैं? हैलस अम्ल। और इसको बोलते हैं पर हाइपोहैलस अम्ल, हाइपोहैलस अम्ल, हैलस अम्ल, ठीक है। अब देखते हैं इधर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसका देखूंगा, इसका देखते हैं, चलिए ठीक है, उसको बाकी को छोड़ दीजिए, इसको या इसको भी देख लीजिए कैसे बनाएगा ये AClO, क्योंकि यहां हमको +1 ऑक्सीजन अवस्था देखना है। तो यहां क्या है? -2 ऑक्सीजन का हो गया और -2 और +1 कितना हो गया? -1, और -1 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? +1 होगा कि नहीं? तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या है? +1 है। यहां पे जब आएंगे डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा? AClO2। कैसे? ऑक्सीजन का -2 तो -4 हो गया, -4 में से 1 गया आपका -3, और -3 को उधर ले जाओगे तो कितना हो गया? +3। यहां पे जब आएगा तो ये हो जाएगा AClO3 और यहां जाएगा तो AClO4। देख लीजिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? +7 है। रीजन क्या है? 4 दूनी 8 और 8 में से -8 और -8 और +1 कितना हो गया? -7, और -7 को उधर ले जाओगे तो +7, पर हैलिक अम्ल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पर क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ठीक है। आपका क्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से प्रत्येक नहीं बनता है, आपको मैं जितना बोलता हूं उतना ध्यान रखिएगा, इस प्रकार, ठीक है। आप आयोडीन का भी बना सकते हो। तो ये समझ में आ गया सबको? अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, बात एकदम क्लियर, टू द पॉइंट, फैक्ट। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी संरचना देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से इसको समझा सकूं। और इसको एक काम करते हैं, सिर्फ क्लोरीन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो AClO संरचना भी बनाना है यार। ये देखिए इसका कैसे बन जाएगा? ये बनेगा ऐसा कुछ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। यहां हमारा क्लोरीन क्या है? +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ठीक है, इस प्रकार। और जब यहां
यहाँ की बात करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा बन जाएगा Cl डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी प्रकार आगे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और रही बात इसकी करें तो ये हो जाएगा हम लोगों का कुछ ऐसा। ये देखिए वो संयोजकता को नहीं, वो ऑक्सीकरण अंक को शो कर रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हो बॉन्ड देख रहे हो वो ऑक्सीकरण अंक को शो कर रहा है। ठीक है, संयोजकता को नहीं। +7 ऑक्सीकरण अवस्था 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अपने से अधिकरण विद्युत तत्व के साथ जुड़ा है इसलिए हो जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 अपने से अधिकरण विद्युत तत्व के साथ जुड़ा है इसलिए हो जाएगा +5 3 1। तो इस प्रकार, और इनका नाम फिर से बोल दूं, बोली क्या हो सकता है, आप यहां इसका नाम लिख लीजिएगा, इधर एक टेबल बना लीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा यहाँ नाम। तो नाम क्या क्या हो जाएगा, ये देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइलस की जगह में क्लोरीन है तो क्लोरस लिखिए, हाइपोक्लोरस अम्ल हो जाएगा, क्लोरस अम्ल हो जाएगा, क्लोरिक अम्ल हो जाएगा और परक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो भैया इस प्रकार आपको ये जो चीजें हैं जो है अध्ययन करनी है। इसके बाद आज के क्लास को यहीं पे दंड करते हैं, लेकिन इसके बाद आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अंतर हाइड्रोजन यौगिक, जहां से कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही यार, फिर मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।